परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, खामोश रहते हैं वो लोग, जीवन में खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस C2 प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी जो है आपके बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसमें भी जो है हम लोग ITI एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से जो है जो भी प्रैक्टिस सेट करते आए हैं वही हम कंटिन्यू रखे हैं। और इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरफ फिर से आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बेल आइकन को सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को साथ ही ऑन करके तभी जो है आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये पार्ट और देखते हैं आज का इस जो है पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो माय डियर, आप जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो आपका क्या बोल रहा है, कोई मूलधन, क्या बोल रहा है माय डियर, कोई मूलधन जो है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई मूलधन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा, ये माय डियर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको मूलधन बोल रहा है कि कोई मूलधन है, अर्थात मूलधन आपको दे नहीं रखा है कि क्या है। तो माय डियर हम लोग क्या करते हैं, मूलधन को हम लोग P मान लेते हैं, अर्थात P फॉर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को हम लोग P मान लेते हैं। चूँकि नहीं दिया है इसलिए, अगर दिया रहता तो हम यहाँ पे उसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो मूलधन P है और ये बोल रहा है कि मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना होता है। अर्थात यहाँ पे समय जो है माय डियर आपको दे रखा हुआ है, समय कितना दे रखा हुआ है, समय जो है 10 ईयर्स दे रखा हुआ है, 10 ईयर्स दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे समय दे रखा हुआ है और समय देने के बाद बोल रहा है कि ये जो है 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। अर्थात लास्ट में जो मिश्रधन होता है 10 वर्ष के बाद, वो मिश्रधन जो होता है वो इस मूलधन का दोगुना होता है। माय डियर्स, क्या बोल रहा है कि इस मूलधन का ये मिश्रधन 10 वर्ष के बाद जो है दोगुना होता है। अर्थात पहले मूलधन P था तो अब क्या होता था, 2P हो जा रहा है। यही तो बोल रहा है कि मूलधन का दोगुना हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मिश्रधन माय डियर क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। उसके आगे हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में, अब आपसे फाइनली पूछ रहा है कि कितने वर्षों में जो है वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने के लिए आपको समय बताना है, वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यदि समय निकालना चाहेंगे तो 3 वर्ष के लिए निकालना चाहेंगे तो आपको मूलधन P दे रखा हुआ है और R रेट तो आपको दे नहीं रखा हुआ है और समय क्या दे रखा हुआ है मालूम करना है तो T मान लेते हैं समय, ठीक है। और कितना वर्ष के लिए, ये तो 10 वर्ष के लिए दे रखा था लेकिन ये 10 वर्ष के लिए नहीं, ये यहाँ पे हम लोग को समय फाइंड आउट करना है। और ये बोल रहा है कि ये जो हो रहा है ये 3 गुना हो जा रहा है, इस मूलधन का 3 गुना हो जा रहा है मिश्रधन, अर्थात मिश्रधन जो है 3 गुना हो जा रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। मिश्रधन बराबर 3 गुना अर्थात P का 3P हो जा रहा है। तो ये P 3P हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ब्याज क्या हो जा रहा है माय डियर, ब्याज क्या हो जा रहा है, यदि आप मिश्रधन में से यदि मूलधन को घटा दीजिएगा तो वही तो आपको ब्याज आएगा ना। तो ये आपका ब्याज 2P हो जा रहा है, अर्थात ये वाला हम फॉर्मूला जो लिखे हैं ये तो हम लोग ब्याज का लिखे हैं और ये ब्याज अब किसके बराबर हो जा रहा है, इस 2P के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से हम यदि देखेंगे तो है P और P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, P और P माय डियर कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये T जो है, T का मान चूंकि ज्ञात करना है तो यहाँ पे R जो है R का वैल्यू यदि आपको दे रखा होता तो आप यहाँ से R का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते और यहाँ से T का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको R का भी वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है। तो जब R का वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो भी दे रखा हुआ है यहाँ से हम लोग R का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका मूलधन P है तो समय 10 है और मिश्रधन 2P हो जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप कहिएगा तो ब्याज माय डियर कितना हो जाएगा, ब्याज
ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज हो जाएगा। चूंकि इतना से इतना हो गया, इतना से इतना हो गया, इतना से इतना हो गया, अर्थात बढ़ गया, जितना बढ़ता है उतना ही तो ब्याज होता है। तो यहाँ से यहाँ हो गया, अर्थात जितना इसमें बढ़ा होगा वही तो ब्याज होगा। तो 2p माइनस में p कर देंगे, अर्थात p जो है आपका ब्याज आ गया। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर आपको पहले तो ब्याज बराबर p दे रखा हुआ है, निकाल लिए आप, यहाँ पे निकाल लिए तो p हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे तो p मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन आपको दे रखा हुआ है p इंटू समय क्या है 10 वर्ष, तो 10 इंटू r आपको, अर्थात रेट यहाँ पे, दर भी यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है तो दर इसको यहाँ पे r ही मान लेते हैं। तो r हो गया बटा में 100 इक्वल टू में आपका ये p है तो p। अब देखिए ये भी ब्याज दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये p और ये p दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 10 जीरो इस जीरो को कैंसिल आउट करेगा तो 30 गुना करेंगे तो आपका r बराबर क्या आ जाएगा माय डियर 10% आ जाएगा। और ये जो है आपका दर का मान आएगा, अर्थात इसी दर पे तो जो है यहाँ पे भी बोल रहा है ना कि इसी दर पे जो है ये मूलधन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, अर्थात ब्याज जो हो जाएगा वो 2p हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो दर है, यहाँ पे जो दर है वही दर यहाँ पे भी है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इस रेट के जगह पर दर का मान जो है 10 रखिएगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये तो p और p कैंसिल आउट हो गया है, रेट के जगह पर 10 रखिएगा, यहाँ पे t का मान आपको फाइंड आउट करना है, और बटा में 100 इक्वल टू में क्या है 2 है। तो ये देखिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से आपका t बराबर क्या आ जाएगा t, और ये 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात 20 ईयर विल बी करेक्ट आंसर के रूप में आपका आएगा, यानी कि 20 साल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 20 वर्ष, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको मूलधन बोल रहा था कि कितना वर्षों में जो है कोई धन जो है 10 वर्षों में, सॉरी पहले 10 वर्षों में बोल रहा था कि 2p हो जाता है, और उसके बाद बोल रहा है कि तो वही दर से कितना जो है कितना समय में वो धन जो है 3 गुना हो जाएगा, अर्थात जो ब्याज हो जाएगा वो 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह बनाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इसको सही से कंसेप्ट को समझकर और इसको अपने नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो माय डियर किसी संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले किसी संख्या को, यानी कि किसी संख्या का मान आपको नहीं दे रखा हुआ है और उसी को ज्ञात करना है, तो किसी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ये क्या बोल रहा है माय डियर, जो भी क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट के तहत बनाने नहीं आ रहा है तो जो भी क्वेश्चन पहले बोल रहा है उसको आप लिखिए, उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे आगे करके आप बना लीजिएगा आसानी से। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में तो किसी संख्या के 5 गुना नहीं, 5वें भाग, अर्थात x का 5वें भाग, अर्थात x बटा 5, यही तो होगा x का 5वां भाग, यानी कि x बटा 5, यानी कि 5वें भाग में से, अब इतना में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, में से 5 घटाएं तो 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है माय डियर, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। अर्थात ये जो है x से जो संख्या था उसमें 5 से भाग किए, उसके बाद 5 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो ये इक्वल टू का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये बटा का घटा हो गया आपका 5 5, 1 का लघुत्तम 5, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे 50 25 हो गया, इक्वल टू में 5 हो गया। अब ये जो है 5 इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 25 इधर, और ये 50 25 हो जाएगा, और ये माइनस 25 से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा 25, और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर दे रखा हुआ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 25 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण दे रखा हुआ है, आपको 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण दे रखा हुआ है, और एक और जो है 2 चर वाला जो है बहुपद रूप के दे रखा हुआ है, और उसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या क्या दे रखा हुआ है माय डियर, एक समीकरण दे रखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा हुआ है क्या आपका 7x + 5y = 13 दे रखा हुआ है,
और इक्वेशन सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर क्या दे रखा हुआ है माय डियर, 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y इक्वल टू में आपको क्या दे रखा हुआ है 26। और फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा वो आप याद कीजिए। तो काफ़ी आसान है माय डियर। यदि आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दे रखा होता है तो हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन या बरज गुणन किसी भी विधि द्वारा जो है x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, और जब x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको रख कर देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो एक चर को जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा तो एक चर को जो है समान कीजिएगा, एक चर वाले कॉन्सोनेंट जो है गुणांक है उसको समान कीजिएगा। तो गुणांक कोई समान नहीं है तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें तो 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे इससे गुणांक से, और इसमें क्या करेंगे इसके गुणांक से 7 से गुना कर देंगे। एक चर यानी कि x वाला तो बराबर होगा ना जी, तो इसमें क्या कर देंगे माय डियर, इस पूरे में 2 से गुना करेंगे और इस पूरे में क्या करते हैं हम लोग 7 से गुना करते हैं। यानी कि एक चर को बराबर करने के लिए इसके गुणांक से इसमें गुना और इसके गुणांक से इसमें गुना करते हैं, यही तो करते हैं। अब देखिए गुना करेंगे तो ये 7 दूना 14 x हो जाएगा और प्लस में 5 दूना 10 y हो जाएगा इक्वल टू में 13 दूना 26। आई होप कि आप यदि सही से देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो 7 दूना 14 यहाँ पे भी हो जाएगा 14x प्लस में यह 7 से 49 y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में यह 6-7 से गुना करेंगे तो 7 42 7 दूना 14 4 18 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे इन दोनों को घटा देंगे प्रतिस्थापन विधि से। आई होप कि आप आसानी से ज्ञात कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम जो है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सेपरेट वीडियो बना कर दिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो गलती किए हैं आप, अगर देखे हैं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये भी आपका माइनस घटाते हैं तो क्या करते हैं चिन्ह को पलट देते हैं, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और प्लस हो गया। तो माइनस और प्लस में बड़ा कौन है आपका 49 बड़ा है, तो माइनस का सिंबल होगा, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 39 y हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा माय डियर, ये भी माइनस और ये प्लस, तो बड़ा वाला जो होगा उसका चिन्ह होगा और बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटा देंगे तो 2 में 6 नहीं घटेगा तो क्या होगा 12 में 6 घट जाएगा तो 6 हो गया। यहाँ पे 17 हो गया, 17 में से 2 घट जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात 156 आ गया। यहाँ से आप देखिएगा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा 156 और बटा में 39। अब देखिएगा तो यहाँ पे शायद ये 9 चौका 36 चरते बार यानी कि 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और y बराबर आपका क्या आ गया माय डियर, y बराबर जो है 4 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा y बराबर आपका 4 आ गया, तो यहाँ से आप इस y का मान 4 को इस किसी भी समीकरण में रख कर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए x का भी यहाँ से हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं y बराबर 4 को इस फर्स्ट वाले समीकरण में ही जो है चिपका देते हैं। तो 7x प्लस 5 और y का मान क्या रखना है 4, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 13 है तो 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 7x है 7x, ये प्लस में 5 चौका 20 और इक्वल टू में 13 है तो 13, यहाँ पे देखिएगा तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 7x हो गया और ये क्या हो गया 13 माइनस 20 हो गया, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे आप घटाइएगा तो -7 और ये आपका क्या हो जाएगा बटा में 7 चल जाएगा, तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा आपका -1 देगा। अर्थात x बराबर जो है आपका -1 आया, क्या आया -1x और आपका ये आपका जो है y का मान 20 आ गया। अर्थात x और y दोनों का मान हम लोग जो ज्ञात कर चुके, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू में x का मान -1 है तो -1 प्लस में 2 इंटू y का मान क्या निकाले हैं हम लोग 4 तो 4 इक्वल टू इसी का तो मान ज्ञात करना है। तो 5 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर -5 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में 2 चौका 8। अब यहाँ पे इसको कीजिएगा तो जोड़ में क्या कहता है जो अंक बड़ा होता है उसी का सिंबल होता है। तो 8 और 5 में बड़ा क्या है 8, तो इसका सिंबल प्लस है तो प्लस होगा, और बड़े अंक वाले में छोटे अंक को घटा देंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा 3, अर्थात 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका मान जो आएगा वो आपका 3 आएगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 3, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मानिए 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वर्ग है उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, 9:1 है, तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या है, यानी कि परिमाप क्या है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो माय डियर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 वर्ग दे रखा हुआ है और 2 वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका रेशियो दे रखा हुआ है। तो 2 वर्ग, 1 वर्ग यानी पहला वर्ग हम लोग क्या मान लेते हैं
पहला वर्ग हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, ए, और दूसरा जो है दूसरा वर्ग मान लेते हैं हम लोग माय डियर, दूसरा मान लेते हैं बी, ठीक है। अब इन पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो है पहला वर्ग का क्षेत्रफल जो है और दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है माय डियर, इसका रेशियो दे रखा हुआ है 9:1, यही तो है जी हाँ दोस्तों, 9:1 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 9:1, यानी कि 9/1 बनेगा इसका भिन्न। तो यहाँ पे पहला वर्ग का क्षेत्रफल 9 है तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल 1 है, ये इस प्रकार दे रखा हुआ है। तो यहाँ से अब यदि देखिएगा तो आपको ज्ञात क्या करना है, उनकी परिमाप की अनुपात क्या है ये बताइए। तो परिमाप क्या होता है माय डियर, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो हम लोगों को परिमाप ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये भुजा तो मालूम होना चाहिए ना, तो भुजा तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से इसका भुजा का रेशियो या फिर कुछ भी जो भी है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर, भुजा स्क्वायर तो होगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, भुजा 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले वर्ग का है इसलिए पहला वर्ग का वो स्क्वायर, और बट्टा में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा 2 कर देते हैं, भुजा 2 यानी कि दूसरे वर्ग का भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना वर्ग का, तो वही तो हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बट्टा में भुजा स्क्वायर। अब इधर देखेंगे तो 9/1। अब यहाँ पे देखिएगा तो दोनों ऊपर नीचे दोनों पर स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये पूरा का स्क्वायर यानी कि उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, अर्थात ये भुजा 1 बटा भुजा 2 का रेशियो जो आएगा ये क्या आएगा, यहाँ पे इधर जाएगा ये स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 9/1, और इसको हम निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो 1, यानी कि भुजा पहला यानी पहले त्रिभुज पहले वर्ग का भुजा और दूसरे वर्ग का भुजा का रेशियो जो आ रहा है वो आपका 3:1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1, ये फ्रैक्शन में जो रहता है उसको हम लोग इस तरह जो है अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3:1 आ गया, अर्थात भुजा 1 जो था उसका मान 3 है और भुजा 2 जो था वो 1 है। वही तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि अब जो है इन दोनों जो है वर्ग, उन दोनों वर्गों का परिमाप का जो है अनुपात क्या होगा वो आप माय डियर बताइए। तो परिमाप का यदि पहला यानी कि ए, पहला को ए माने है ना, तो ए का परिमाप और बटा बी का परिमाप, यही तो ज्ञात करना है, बी का परिमाप, ठीक है। तो ए और बी का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए का परिमाप अर्थात पहला भुजा क्या है 3 है, तो ए का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने भुजा 1 होगा ना जी, क्योंकि ए की बात हो रहा है तो इसलिए 1 का मान क्या है 3, भुजा 1 का मान 3 है तो 3 हो गया। और बटा में बी का परिमाप, तो बी का परिमाप 4 इंटू में 1 होगा, हाँ 1 होगा, क्योंकि भुजा 2 का मान क्या है 1 है, तो 1 रख देंगे। यहाँ पे 4 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया, परिमाप का जो है अनुपात क्या आ गया 3/1 आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 3:1 बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका एग्जैक्टली वैल्यू आया और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 3:1 जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। माय डियर, यदि आप यहाँ पे अनुमान लगाइएगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बिल्ड है, आप मतलब इस तरह के प्रैक्टिस अधिक कर चुके हैं, तो आप यहाँ से भी इसको आंसर के रूप में इसको पिक कर सकते हैं। कैसे आप देखिएगा तो माय डियर, यहाँ पे आपको रेशियो क्या पूछ रहा है, परिमाप का रेशियो पूछ रहा है, और आप भुजा का रेशियो जो है निकाल दिए हैं 3 और 1। तो आप यदि बात कीजिएगा परिमाप का, तो परिमाप में देखिएगा तो पहला जो वर्ग होगा उसका परिमाप 4 गुने भुजा होगा और दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होगा। तो 4 और 4 दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, पहला का भुजा और बटा दूसरा का भुजा, तो वही तो बच रहा है। तो आपको यहाँ पे ये तो ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आपको भुजा और दूसरे भुजा का रेशियो निकाल देंगे और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आपका कॉन्सेप्ट अधिक बिल्ड है, आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लिए हैं और आप अधिक अंदर की बातों को जानते हैं, तो आप यहाँ पे ही जो है आंसर पकड़ लीजिएगा और आंसर पिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप आंसर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, रॉन्ग वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 तो दोनों कैंसिल आउट, जो कॉमन होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वही ना, जो नहीं कॉमन होगा वही तो अनुपात में आएगा ना। अनुपात में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं वही तो आपके रेशियो के रूप में आते हैं। तो जो कॉमन नहीं था वो क्या था, वो आपका भुजा 1 था और भुजा 2 था। क्यों, क्योंकि भुजा 1 का मान 3 है और भुजा 2 का मान 1 है।
इसलिए तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर 10 और 8 शेष बचे। माय डियर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपको मालूम करना है अर्थात वाट कर देते हैं, इसको ज्ञात करना है, मालूम करना है जो जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर, जिससे 1661 और 2040 से भाग देने पर और वही यहाँ पे भी होगा, भाग देने पर जो है शेषफल आता है कितना माय डियर, शेषफल कितना आता है 10 और 8, अर्थात 1661 से भाग कर रहे हैं तो आपका शेषफल आ रहा है 10 और 2040 से आप भाग दे रहे हैं तो वो क्या आ रहा है आपका शेषफल माय डियर, कितना आ रहा है 10 के बाद कितना आ रहा है, हाँ 8 आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है, अर्थात 2040 आपको शेषफल के रूप में 8 दे रहा है और 1661 जो है आपका 10 जो है शेषफल के रूप में दे रहा है। तो ये आपका जो है पूछ क्या रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमने जब आपको एचसीएफ एलसीएम जो बताया था उसका टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी कराए हैं और उसका डिटेल्स भी बताए हैं। अब आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है प्ले लिस्ट में मैथ कोर्स में देखिए, वहाँ पे एचसीएफ एलसीएम का एक सेपरेट वीडियो होगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा का होगा, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें हम पूरा विस्तार पूर्वक उसमें बताए हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलता है तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक, HCF महत्तम समावर्तक मौस। तो माय डियर यहाँ पे मौसा की बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दिया है। क्या कंडीशन डाला है, 1661 से भाग देने पर उस संख्या में जो है 1661 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है और 2040 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है। तो हम आपको बताए थे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि शेषफल बच जाता है, इतना बचता है, तो उन सभी शेषफल को जितना से बच रहा है उतना में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यदि आपका ये दे रखा हुआ है कि 1661 से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है तो हम लोगों को क्या करना है, 1661 में से 10 माइनस कर देना है और 2040 से शेषफल 8 बचता है तो इसमें से इतना माइनस कर देना है। यही तो हम बताए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि आप 1661 में से 10 माइनस कीजिएगा तो 1651 हो जाएगा, 1651 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 1661 एक बार लिख देते हैं, 61 में से 10 माइनस कीजिएगा तो 1651 आएगा। और यदि आप यहाँ पे 2040 में से आप 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा माय डियर, 2032 आएगा। अब जो घटाकर वैल्यू जो ये दोनों आते हैं, इन दोनों का ही तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं माय डियर, इन दोनों का तो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, इन दोनों का ही तो HCF ज्ञात करते हैं। अब दोनों का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, हम दोनों का अब HCF ऐसे ज्ञात करेंगे माय डियर, 1651 को अलग अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ेंगे और फिर क्या है आपका 2032 है, 2032 को जो है अलग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अब दोनों को अलग अलग रूप में तोड़ेंगे और जो कॉमन आएगा वो आपका HCF होगा। तो जो माय डियर इन दोनों में कॉमन होता है वही तो आपका HCF होता है। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो HCF के रूप में, जो कॉमन के रूप में आएगा, वो सारे गुणा वगैरह कर वो आपका 127 आएगा और यही 127 जो है इन दोनों का HCF होगा और यही जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे 1661 और 2040 से भाग करने पर शेषफल 10 और 8 आता है। तो 127 जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है 127, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको आप जरूर जो है HCF निकालने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको HCF निकालिएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए हम HCF नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है आपके नाव और धारा से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक नाव अपनी प्रतिकूल दिशा में तो मैं यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है
ये आपका नाव और धारा जो चैप्टर है उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक नाव अपनी प्रतिकूल, प्रतिकूल की मतलब यानी कि विपरीत दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि तथा धारा की अनुकूल दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर, अर्थात धारा की दिशा अनुकूल मतलब कि क्या, धारा की दिशा में जो है 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या है वो आप बताइए। माय डियर आपसे पूछ क्या रहा है, स्थिर धारा में, स्थिर अर्थात शांत जल में, स्थिर धारा मतलब कि क्या, शांत जल में। तो स्थिर धारा कहिए या फिर स्थिर धारा कहिए या फिर शांत जल कहिए, शांत जल में, शांत जल में या फिर इसी धारा में नाव की चाल या फिर नाव का वेग, नाव की वेग ही लिख देते हैं चूंकि आपको वेग ही पूछ रहा है, तो नाव की वेग लिखिए या फिर नाव का चाल, बात एक ही हुआ। ठीक है, नाव का वेग क्या है वो आप बताइए माय डियर। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है माय डियर, धारा की जब भी स्थिर शांत जल में नाव की चाल या फिर इस शांत जल में कुछ किसी का भी चाल पूछे आपसे तो क्या कीजिएगा आप, धारा की दिशा में चाल और इसमें प्लस कर दीजिएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल। माय डियर, धारा के विपरीत दिशा में चाल जो है माय डियर क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, चाल प्लस कर दीजिएगा और इस पूरा में जो है 2 से भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पूरा में 2 से भाग कीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल बराबर आपका क्या आ गया माय डियर, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। इस जो भी अगर नाव और धारा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यदि आपको शांत जल में नाव की चाल पूछे तो धारा की दिशा में चाल जोड़ दीजिएगा और धारा के विपरीत दिशा में चाल जो रखा होगा उसको जोड़ दीजिएगा और बटा तो 2 कर दीजिएगा, वो जो आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन अब बात आती है कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में, अर्थात जो है वो आप नाव चला रहे थे तो प्रतिकूल और अनुकूल दिशा में जो चाल है वो क्या है, वो तो आपको नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें ऐसी दे रखी है जिससे आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्या दे रखा हुआ है माय डियर, आप देखिएगा तो एक नाव अपनी प्रतिकूल का मतलब क्या कि धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है। यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज में क्या दे रखा हुआ है, प्रतिकूल दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर, 8 दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर, अर्थात यहाँ से आप सोचिएगा तो यहाँ से आप प्रतिकूल दिशा में जो है आप आराम से जो है चाल या फिर वेग कहिए, दोनों में से कोई भी कहिए, वो आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पे आप देखिएगा तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है। और यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में आपको दूरियों दे रखा हुआ है और समय दे रखा हुआ है, तो क्या कर लेंगे, दूरी के जगह पर 48 किलोमीटर और समय के जगह पर 8 घंटा काट देंगे और 6 का 48 हो जाएगा, अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से या फिर वेग कहिए, वेग से वो नाव जो है प्रतिकूल दिशा में जा रही थी। ये आपका प्रतिकूल दिशा में जो है नाव की चाल आ गया। ओके, अब सेकेंड स्टेज में क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, अर्थात जो है आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अनुकूल दिशा में जो है 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, अर्थात अनुकूल कहिए, अनुकूल लिखिए या फिर धारा की दिशा कहिए, दोनों बात एक ही होता है, लेकिन अनुकूल बोल रहा है इसलिए हम अनुकूल लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में सहूलियत पड़े। अनुकूल दिशा में 6 घंटे में कितना माय डियर, 36 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से भी तो आप चाल निकाल सकते हैं, क्या, दूरी बटा समय, दूरी या बटा समय, और समय आपको दे रखा हुआ है और दूरी भी दे रखा हुआ है। दूरी कितना दे रखा हुआ है, 36 और बटा में समय क्या दे रखा हुआ है, 6 घंटा, काट देंगे 6 किलोमीटर पर आवर। अर्थात ये जो प्रतिकूल दिशा में इसकी नाव की जो चाल थी वही जो है चाल आपके अनुकूल दिशा में भी थी।
कोई परिवर्तन नहीं था। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रतिकूल और 6 किलोमीटर अनुकूल दोनों आ गया। तो आप यहाँ पे आप देखिएगा धारा की दिशा में अर्थात अनुकूल चाल और ये विपरीत दिशा में अर्थात प्रतिकूल चाल आप लिख लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो आपका अनुकूल दिशा में क्या है माय डियर, अनुकूल दिशा में 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 आप प्रतिकूल दिशा में भी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 आप बटा में 2 कर देंगे तो 6 व 6 कितना होता है माय डियर, 6 6 12 होता है और 12 बटा 2 करेंगे तो 2 6 12 अर्थात जो है शांत जल में भी जो है चाल कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर ही आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप माय डियर आप इसको भी जो है काफ़ी आसानी से और काफ़ी जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, आपको 1400 की एक संख्या दे रखा हुआ है, 1400 दे रखा हुआ है और बोल रहा है का x%, काफ़ी आसान क्वेश्चन है माय डियर, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1190 है, ठीक है। इतना का इतना परसेंट इक्वल टू वाट, यही तो ज्ञात करना है। तो माय डियर इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है, ये क्या होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 1400 है, का मतलब गुना होता है और x है तो x, आप परसेंट जब हटाइएगा तो क्या कर देते हैं, बटा में 100 ले लेते हैं। जब भी परसेंट हटाते हैं बटा में 100 हो जाता है, तो परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा बटा में, और इधर 1190 है तो 1190। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 00 और ये 00 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेंगे क्या है, सिर्फ 14x बचेगा, अर्थात 14x बराबर आपका क्या आ गया 1190। और यदि इस 14 को उधर भेजिएगा तो यहाँ से आपका x बराबर 1190 और बट्टा में 14 आएगा। और यदि इसको आप काटने का प्रयास कीजिएगा तो 14 98 14 72 नहीं कटेगा, इसको काटते हैं दशमलव में, शायद आंसर दे रखा हुआ है क्या। तो अब यदि इसको आप काटिएगा माय डियर तो ये 14 सते 98 और 14 सते 98 14 8 72 112, 8 बार में 112 और उसके बाद 7 बजेगा तो 14 570, अर्थात x का मान जो आएगा वो 85 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा माय डियर। यानी कि 85 विल भी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है 85 जो है सी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस 7th नंबर क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी से और काफ़ी सटीक तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है परसेंट हटता है तो बटा में 100 हो जाता है, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जो है माय डियर मैथ के सारे कॉन्सेप्ट आप हासिल कर लीजिएगा यदि हमारे रेगुलर के इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो, और नहीं देख रहे हैं तो फिर एग्जाम में तो भोंकबे कीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब, सम्मुख जो शीर्ष है उस पर डाले गए लंब जो है 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है ये बताइए। माय डियर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा हुआ है, विकर्ण बराबर आपको दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और दो लंब जो है चतुर्भुज के दो शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब जिसे बोलते हैं शीर्ष लंब, वो आपको दे रखा हुआ है। दो शीर्ष लंब इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर का दे रखा हुआ है एक, और एक आपको दे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर का। तो माय डियर जब भी आपके चतुर्भुज में आपको शीर्ष लंब दे रखे होते हैं और विकर्ण भी साथ में दे रखा होता है तो आप क्षेत्रफल को एक फार्मूला के से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कैसे ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर, चतुर्भुज का, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1/2 इंटू में विकर्ण, यानी कि इस चतुर्भुज का विकर्ण इंटू में क्या होता है शीर्ष लंब का योग, शीर्ष लंबों यानी कि जो भी दो शीर्ष लंबे होते हैं उन दोनों का शीर्ष लंबों का योग,
ये होता है, और इससे आप आसानी से यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 1/2 है, 1/2 विकर्ण क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रख देंगे, और शीर्ष लंबों का योग अर्थात 9/6 कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे पहले रख देते हैं, उसके बाद ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 दहा 20 अर्थात 10 बार में कैंसिल, 10 गुने ये 9 6 15 हो गया, अर्थात 150 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया, और यही आपका सही उत्तर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था माय डियर, ये सिर्फ जो फार्मूला है इसको आप याद रखिएगा। क्या वाला, कौन सा, ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर अर्थात सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि किसी धन को 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया, कुल धन का सबसे बड़ा भाग है। माय डियर ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना माय डियर वो आपको जानना काफ़ी जो है आवश्यक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप आसानी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, आंसर गलत भी कर दीजिएगा, और जब आंसर गलत कीजिएगा तो जो है आपका रैंक भी नीचे घसक कर चला जाएगा, और जब रैंक नीचे जाएगा तो एडमिशन का जो है एडमिशन पर जो है काल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे माय डियर आपको 3 को जो है आपको 3 धन दे रखा हुआ है, और तीनों धन का जो है रेशियो वो दे रखा हुआ है। मान लेते हैं एक धन ए है और एक बी है और एक सी है, तीनों का रेशियो है 4 5 6, 4 रेशियो 5 रेशियो और ये 6 रेशियो में। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि कुल धन का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो ये तो ए वाला धन का अनुपात है, और ये बी वाला धन का अनुपात है, और ये 6 वाले धन का अनुपात है, सी वाला धन का अनुपात है 6, ठीक है। तो कुल टोटल धन का अनुपात निकालेंगे, कुल धन निकालेंगे तो कुल धन क्या होगा, रेशियो में निकलेगा, क्योंकि आपको रेशियो में दे रखा हुआ है 4 5 9 9 6 15। तो कुल धन रेशियो में कितना आएगा माय डियर 15 रेशियो में, ठीक है, 15 रेशियो में आया। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये बोल रहा है कि कुल धन का सबसे बड़ा भाग है, यानी कुल धन का सबसे बड़ा भाग इसमें कौन है, 4 5 6 में कौन है सबसे बड़ा। माय डियर कल ही आपको बताए थे कि अनुपात में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वही रियल में भी सबसे बड़ा वैल्यू होता है। तो अनुपात में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है माय डियर 6 है, तो 6 ये भी रियल में ही जो है सबसे बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि कुल धन का अर्थात 15 रेशियो का ये 6 सबसे बड़ा वाला मान जो है 6 रेशियो कितना परसेंट है। तो माय डियर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो 6 रेशियो का मान जो है 15 पर ये इतना है, तो 100 पर कितना है, यही तो पूछ रहा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा माय डियर, पूछ रहा है कि जो है टोटल धन है, टोटल धन का सबसे बड़ा वाला भाग जो है कितना परसेंट है, सबसे बड़ा वाला भाग कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला भाग 6 है, 6 जो है 15 पर 6/15 है, तो 100 पर कितना, 6 जो रेशियो का मान है वो 15 रेशियो पर 6/15 है, तो 100 पर कितना। तो आप देखिएगा तो ये रेशियो से रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका कितना क्या कैंसिल आउट होएगा, ये 15 100 जो है 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 20 5 100 20 बार में, ये 5 3 15 3 बार में, और ये 3 और 6 कैंसिल आउट होगा तो 3 दूना 6, अर्थात क्या आएगा आपका 2 × 20 यानी कि 20 दूना 40 जो है परसेंट आया, अर्थात ये ही आपका राइट आंसर होगा। नहीं आपके भेजा में घुसा, हम पहले ऑप्शन मिला लेते हैं उसके बाद फिर से समझाते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो माय डियर यहाँ पे जो है आपको 3 धन दे रखा हुआ है, और तीनों धन का जो है रियल जो है क्या वैल्यू है वो नहीं दे रखा हुआ है, उसको आपको रेशियो में दे रखा हुआ है। तो रेशियो में क्या क्या दे रखा हुआ है, 4 5 6 के रेशियो में दे रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि टोटल जो धन है उसका सबसे बड़ा वाला जो है सबसे बड़ा वाला कितना परसेंट है। परसेंट नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में आपको परसेंट में वैल्यू दे रखा हुआ है, अर्थात आपको परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कुल धन का सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना है, तो कुल धन का सबसे बड़ा वाला वैल्यू अर्थात 6/15 ही ना होगा,
6/15 ही होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में जो है परसेंट में दे रखा हुआ है, तो 6 जो है 15 पर इतना है, तो 100 पर कितना, जब परसेंट में निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो जो आएगा वो आपका 40 आएगा, और यही आपका 40% विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके यानी कि आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो हमारी यदि आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 25% मूल्य अंकित बढ़ाकर करता है। यदि दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की कटौती कर दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, वो आप बताइए। तो माय डियर, एक दुकानदार है, वो अपने जो सामान है, उसका सामान जो है बेच रहा है, उस पर जो है 25%, जी हाँ दोस्तों, 25% अधिक अंकित करता है मूल्य। यानी कि पहले जो है हम लोगों को मालूम नहीं है, तो पहले जो है दुकानदार सामान का जो मूल्य था, सामान का मूल्य जो था वो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 100%, अर्थात 100 मान लेते हैं। पहले 100 था, ठीक है। अब इस मूल्य पर जो है दुकानदार जो है 25% एक्स्ट्रा यानी कि अधिक कर देता है, अर्थात जो है दुकानदार अब जो है दुकानदार द्वारा लगाया गया अंकित मूल्य बढ़ाकर लगाया गया अंकित मूल्य, जिससे आपको समझ में आए, तो बढ़ाकर अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका, पहले 100 था, अब 25% बढ़ा दिया, अर्थात 100 तो पहले थैले था, अब इस पे 100 का और ही 25% बढ़ा दिया, अर्थात 100 पे और 25% बढ़ा दिया, अर्थात कितना, 25/100, 100 से 100 कैंसिल, अर्थात 25 जोड़ देंगे, यानी कि 125 हो जाएगा। यानी कि अब जो है उस सामान का मूल्य 125 रुपया होगा। पहले था 100 रुपया, अब उस पर जब 25% बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 125 रुपया। अब इस 100 रुपये कहाँ से आया, हम लोग अपने से माने हैं, नहीं दिया है तो हम लोग माने हैं, क्योंकि परसेंट में हम लोग को वैल्यू निकालना था। परसेंट में जब भी वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को मान के चलते हैं। तो जब पहले सामान का मूल्य 100 मान लेंगे तो 25% एक्साइड ड्यूटी वाले कुछ भी मतलब लगाया होगा या फिर बढ़ाया होगा, अपने मन से बढ़ाया होगा, तो वो कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि दुकानदार जो है इस पर जो है 10% की छूट देकर बेच रहा है। अब इस मूल्य पर जो है माय डियर दुकानदार 10% का छूट दे रहा है, अर्थात 125 पर 10% का छूट दे रहा है, मतलब कि क्या 90/100 पर बेच रहा है। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, 10% का छूट दे रहा है, अर्थात 10/100 करेंगे तो ये 10 दहा का 100, 10 0 से 0 कैंसिल, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 12.5 रुपया, अर्थात 125 रुपया पहले अंकित करके दाम निकला था, अब 12.5 रुपये का और डिस्काउंट कर दिया, तो अब बेचेगा कितना, 12.5 रुपये में घटा देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा आपका 12.5 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, आपका 112.5 रुपया हो जाएगा। 125 में से 12.5 रुपये घटाइएगा तो 112.5 ही रुपया तो आएगा। अब ये जो है आपका फाइनल वैल्यू है। अब पूछ रहा है फाइनल मतलब बेचने वाला वैल्यू है, अब इतना ही पर वो दुकानदार किसी को बेचेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब इसको बेचने पर इस दुकानदार को कितना % का लाभ होगा। तो आप माय डियर देखिएगा कि पहले इस वस्तु का मूल्य जो था 100 रुपया था, ठीक है। अब सबसे लास्ट में सब क्रियाक्रम कर आपको कितना आया, 112 रुपया आया, 112.5 रुपया आया, अर्थात बढ़ाया कितना, 12.5 रुपया, यानी कि 12.5 रुपया आपका ये बढ़ा दिया है। क्या किया है, बढ़ा दिया है। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा तो पहले सामान का मूल्य अर्थात इसका क्रय मूल्य सीपी जो है आपका 100 रुपया है, सीपी ही मान लीजिए क्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्रियाक्रम करके यानी कि 25% बढ़ाकर फिर 10% घटाकर जो है आपका बेचने वाला यानी कि एसपी जो आया वो आपका 112.5 आया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है अब आया 112.5 रुपया। तो अगर आप यहाँ से जो है लाभ निकालिएगा तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, सॉरी दोस्तों एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी अर्थात सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 112.5, तो 112.5 में से क्या कर देंगे क्रय मूल्य 100 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा,
12.5 आएगा। अब यहाँ पे आपका ये 12.5 भी लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा CP अर्थात क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है 12.5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका परसेंट में लाभ कितना आएगा 12.5% आएगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 12.5% जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है। 12.1/2 दे रखा हुआ है, उसका मतलब होता है 12.5 रुपये। ठीक है, 12.1/2 का मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 12.1/2%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस 10th नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। आपको माय डिटेक्ट क्या बोल रहा था एक बार और समझा देते हैं आपको, काफ़ी जो है ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए पहले सामान का मूल्य जो है 100 रुपये था, मान लेते हैं CP है आपका 100 रुपये। ठीक है, अब उस पर वो अधिक बढ़ाता है कितना 25% एक्स्ट्रा करता है। तो 25% जब एक्स्ट्रा करेगा तो वो कितना हो जाएगा 125 रुपये आएगा, 125 रुपये हो जाएगा उसका मूल्य। अब कह रहा है कि जब वो बेचने जाता है, बेच रहा है, तो बेचने पर वो 10% का उस पर डिस्काउंट देता है। अर्थात ये जब 125 रुपया हो गया तो इस पर अब 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 125 पे 10% का डिस्काउंट देगा, अर्थात 12.5 रुपया कम करेगा। तो 12.5 रुपया कम करेगा, अर्थात 112.5 रुपया में बेचेगा। अब 112.5 रुपया क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और CP आपका 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस और CP जो है दोनों आपको दे रखा हुआ है। तो आप लाभ निकाल लीजिएगा, तो लाभ निकालिएगा तो 12.5 रुपये आएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है 12.5 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य 100 है। तो 100 से 100 कैंसिल, 12.5 रुपया यानी 12.5% जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12.5% को आप 12.1/2 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो थे आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, 10th नंबर क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये भी सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी आपको नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो आशा करते हैं आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों बच्चों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है कुछ इससे नॉलेज प्राप्त कर सके और एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 4 दिसंबर भी जो है आपका दूर नहीं है। आज 31 अक्टूबर हो गया, चूँकि हम 31 अक्टूबर को वीडियो बना रहे हैं और आपको मिलेगा एक जो है नवंबर को। तो यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।